अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ढीठ लोगों की तरह माशाल्लाह फिर हम लोग आ गए। सीए की जो मशीनें हैं ये खास स्टील की बनी हुई होती है। जिसको जंग लग जाए वो सीए छोड़ जाते हैं। ये एक जो है वो अच्छी चीज तो ये है। और इसमें वही लोग जो है वो रहते हैं जिनको आदत पड़ी होती है काम करने की। आज स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, सर कोई एक ऐसा सवाल करवाएं जिसमें मेरे को दो तीन चैप्टर क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जो है वो आज एक क्वेश्चन है। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं इसको एग्जाम फोल्डर में करवाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको पहले अभी करवाना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा रिफाइन हो जाए। और वो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था। आई विश इट वुड बी अवेलेबल इन द हार्ड फॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे करवा नहीं सका। मैंने अभी इकबाल से कहा है कि अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो जो फिजिकल लोग मौजूद हैं उनको मिल जाए ताकि उसको देख के आराम से वो कर सकें। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रिफाइन हमें करने वाली मौजूद हैं जिसको हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए एग्जाम के अंदर एक चीज़ आपने मेरी ये नोट करनी है कि किताब में से कोई चीज़ ओवरलुक हो जाती। मैं आई कैप की बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ जो है वो ओवरलुक कर गया। जैसे अभी मैंने देखा सुपर टैक्स लिखा हुआ है, ये आपने उसमें सर्च करना है कि कहीं आई कैप की बुक में ये सुपर टैक्स मौजूद तो नहीं है। राइट, कुछ चीज़ जो है वो ऐसी ना हो किताब के अंदर जो रह गई। बाज़ बात वो बड़ी कॉर्नर एरिया होता है लेकिन वो टेस्ट हुआ होता है, इसलिए हमें उसकी एहतियात करनी है कि वो चीज़ ऐसी ना हो। आज का जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ अभी उसको शेयर करने लगा हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर होंगी बड़ी तसल्ली के साथ, सुकून के साथ। वी हैव गुड टाइम, एम्पल ऑफ टाइम। उसके अंदर हम इन चीज़ों को समझेंगे। आपने जहां पर कोई चीज़ ना समझ आए, मुझे आपने कहना सर ये वाली बात आप दोबारा ज़रा समझा दें। ये क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया हुआ है, दो तीन जगहों से जुगाड़ लगा के तो मैंने इसको इकट्ठा किया हुआ है। क्वेश्चन बनाते हुए भी कोई मिस्टेक हो सकती है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसमें है एक पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन कैसे होगी। पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन किस तरह से होती है उसको सीखेंगे। फिर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की एक कंपनी मेंबर हो, ठीक है। अब देखें, एक है पार्टनरशिप फर्म, एक है पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी टैक्सेशन है। लरज रहा है आज ये। किधर गया है इसमें। ये खुला। एक मिनट जरा मैं इसको, ये एक्टिव नहीं हो रहा है इसके ऊपर। मैं इस फाइल को जरा दोबारा ओपन करूँ। हाँ, अब वो जी। तो इसके अंदर जो चीजें हमने सीखनी है वो क्या है कि सबसे पहले कि भाई आपकी एक फर्म है, उसके चार पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं। राइट।
और एक कंपनी है, इस तरह से। तो एक है कि इस फर्म ने कैसे टैक्स देना है, फर्म की टैक्सेशन कैसे होगी, उसका क्या तरीकेकार होगा, यानी पूरी एक ये है। उसके बाद ये है कि ये जो इसके मेंबर हैं इनकी टैक्सेशन कैसे होगी। यानी अगर आप जो मैंने आपके सामने पिक्चर ड्रॉ की है, इसमें देखा जाए तो इसमें 4 टैक्स पेयर है। इसमें कितने हैं? एक फर्म खुद है, और ये 3 इसके पार्टनर है जी। एक फर्म है और 3 इसके पार्टनर है। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये फर्म कैसे टैक्स देगी, और इस फर्म की इनकम का इस पार्टनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जब हम उनकी टैक्सेशन करेंगे तो उनको इससे क्या मिलेगा। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये वाला है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज इसमें, अगर उसकी कंपनी मेंबर हो तो उस कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और फर्म के ऊपर क्या आएगा। दोबारा सुन लीजिएगा कि फर्म का अपने मेंबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और मेंबर का फर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। दोनों चीजें, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को सीखना है, राइट। इसी तरह जब मेंबर्स की हम टैक्सेशन करेंगे तो क्या फर्म को उस वक्त कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी एक शख्स है, वो एक पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, हम उसकी वो अपनी रिटर्न फाइल करने लगा है, तो क्या उससे ये सवाल किया जाएगा कि भाई तुम किसी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हो, उससे तुम्हें कोई इनकम आ रही है या नहीं आ रही, उसकी इनकम का जो एक्चुअली उसे मिल रही है, राइट, या नहीं मिल रही, क्या उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो ये 3 चीजें तो हो गई हमारी एओपी। उसके बाद एक चीज है मिनिमम टैक्स, ये पहले आपके सिलेबस में थी नहीं, राइट। अब इन्होंने इसको मिनिमम टैक्स को भी इसमें डाल दिया हुआ है कि ये क्या बला है, ये मिनिमम टैक्स क्या है। ये इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी से सैलरी लेते थे, राइट। अब आपकी सैलरी बन नहीं रही, तो आप उसे कहते हैं यार कुछ पैसे दे दें, तो बाद में अगले महीने एडजस्ट कर लीजिए, राइट। यानी चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप किसी शख्स से कहते हैं कि जनाब मैं आपके पास काम करूंगा दिहाड़ी के ऊपर, ठीक है, तो मुझे हर महीने जो है वो 20,000 इन एनी केस चाहिए। तो कहेगा भी इतना काम कर लो तुम्हें 20,000 मिल जाएगा। वो कहता कि अगर 20,000 ना बना तो फिर भी तुम मुझे 20,000 लाजमी दोगे। यानी मैं तो कोशिश करूंगा कि 20,000 रुपया बन जाए। अगर किसी महीने मेरा 20,000 ना बना तो फिर मैं तुमसे 20,000 जरूर लूंगा। यानी मेरा बन गया 15,000 रुपया, मेरा बन गया 18,000 रुपया, 18,000, तो मैं तुमसे 20,000 रुपया लूंगा। तो वो कहता है कि जो तुम 2,000 रुपया 3,000 रुपया फिर एक्स्ट्रा लोगे उसका, क्या अगर यार वो मैं आगे एडजस्ट कर लूँ। समझ आ रही, इस बात को जरा समझना है। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करती है कि कुछ लोगों को ये कहती है कि भाई, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग, भाई तुमने कम से कम इतना टैक्स मुझे लाजमी देना है। अगर तुम्हारी नॉर्मल जो तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे वो इस लिमिट से नीचे चला गया ना, तो फिर इतना टैक्स तुमने मुझे लाजमी देना देना। जैसे इसी की मिसाल है, जैसे 20,000 है, उसका टैक्स बन गया 25,000। तो वो कहते ठीक है, तुम मिनिमम को क्रॉस कर गए हो, यही दे दो। 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, बस ठीक है। लेकिन अगर किसी साल जाके टैक्स जो है इससे कम हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है कि यार 20,000 का तो तुमने मुझे देना ही देना, राइट। वो कहते हैं किस बात का, जब कह दिया देना है, इसमें कौन सी कोई बात है, ये कोई बस जिद है इसमें। बस यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू आर नॉट अ जिनी कि आपने देना नहीं है, देना आपने बस। तो कहता है ये जो मैं एक्स्ट्रा मेरे से आप पैसे लेंगे, वो कहता है एडजस्ट कर लेंगे। कब तक एडजस्ट करेंगे, ये एक सवाल है। ये बात समझ आई मिनिमम टैक्स की। यानी ये मिनिमम टैक्स असल में उसका टैक्स नहीं है, ये एक खास लिमिट है जिससे जाके ऊपर उससे टैक्स मांगा जा रहा है। जरा ये स्विच ऑफ कर देंगे ऊपर जी। अच्छा, ये जो मैंने बात की थी ना कि जब मेंबर के ऊपर आते हैं तो उसमें आते हुए हम एक काम ये करते हैं कि इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इस एक शिफ्ट होने तक ये एक स्टेप आएगा नया, ये वाला। इसमें सैलरी इनकम भी आएगी, इसमें बिजनेस इनकम भी आएगी, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आएगी, कैपिटल गेन्स भी आएगा, एनुअल लेटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आएगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी आएंगे, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस भी होंगे,
डिप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन होगी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा, डोनेशन होगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी होंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो इसमें सारी चीजें टेस्ट होने जा रही हैं। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपके 14 15 16 तबक जो है वो रोशन होंगे। अच्छी बात है, जितने तबक ज्यादा, तबक कहते हैं किसी कोचे को, तो जितने वो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जाएगी। बेसिकली इट्स अ रिवीजन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहुंचने से पहले पहले जो दोनों चीजें हैं मैं पहले आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लूं। पहले तो है मिनिमम टैक्स, मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं खालिद साहब की जो चैप्टर नंबर 14 है वहां से आपको ये पढ़ाता हूँ कि मिनिमम टैक्स असल में है क्या। ये पेपर में थ्योरेटिकली भी आया हुआ है, 2-3 दफा आपको मिलेगा कि थ्योरी के तौर पे उसने पूछा है कि ये मिनिमम टैक्स किन के ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 1, क्यों एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर ये कहीं लग गया तो फिर क्या होगा, फिर जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये वाली चीजें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। ये चैप्टर नंबर 14 है जी, खालिद साहब की बुक का चैप्टर नंबर 14A मैंने ओपन किया हुआ है। पेज नंबर 310 है जी, ये खालिद साहब की बुक का पेज नंबर 310 है। 310। तो इसका नाम टर्नओवर टैक्स भी है, क्योंकि ये जो ये जो मिनिमम लिमिट है ना, देखें ये भी तो सवाल है ना, क्या ये गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 लाख से कम कोई नहीं देगा। एक तो होती है फिक्स लिमिट, एक होता है कि उस शख्स की किसी लिमिट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी सेपरेट ब्लॉक की इनकम है जिसका लॉ ने कोई टैक्स रेट नहीं बताया गया। देखिए मैं जब भी वर्ड बोलूंगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो आप कहेंगे सर रेट बताएं। हाँ, तो मैं जब ये पूछूंगा कि क्या कोई ऐसी इनकम भी है जिसके ऊपर लॉ ने कोई टैक्स रेट नहीं बताया हुआ, रादर लॉ ने उसका कनेक्शन उस बंदे के इनकम के साथ रखा हुआ है, तो आप कहेंगे गोल्डन हैंडशेक। इसी तरह ये जो टर्नओवर टैक्स है ना, ये जो है इसका ताल्लुक लॉ ने को रेट नहीं दिया हुआ कि अभी इतनी अमाउंट जो है ना आप देंगे। वो हर शख्स पे डिपेंड करता है। पहले देखा जाएगा क्या वो पर्सन इस एम्बिट में फॉल करता है, इस कंडीशन में आ रहा है, इस पूल में आता है। अगर आता है तो कितनी अमाउंट बनती है, वो अमाउंट से कम टैक्स दे रहा है मिनिमम टैक्स लग जाएगा, अगर उस अमाउंट से ज्यादा दे रहा है तो फिर मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। समझ आ रही। पहली चीज, क्या वो जो टैक्स पेयर है क्या वो इस लिमिट में फॉल कर रहा है। इफ द आंसर इज यस, तो फिर वो लिमिट उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। जब वो लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखेंगे टैक्स लाइबिलिटी इससे कम है या ज्यादा है। हम कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी इससे ज्यादा, फिर हम कहेंगे इसके ऊपर एप्लीकेबल, क्योंकि ये उस मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे इट्स फाइन, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा जी, द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटीज शैल पे टैक्स द फॉलोइंग, ये अलग सवाल एग्जाम में बन सकता है। एट द रेट ऑफ 1.25%, 1 to 5 आ गया, 1.25%, if their tax liability is nil or less than 1.25%, या तो है ही नहीं या इससे कम, सादा अल्फाज में उससे कम है, तो जीरो कम ही होगा ना। तो इसलिए एक ही बात याद रखना है, इफ देयर टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन दी 1.25% ऑफ देयर टर्नओवर। अब इसमें कितनी चीजें आ गई। द फॉलोइंग बिजनेस, नंबर 1 एक चीज हमें ये सीखनी है कि कौन लोग हैं। नंबर 2, ये टर्नओवर से क्या मुराद है। ये दो चीजें अगर हमें पता चल जाएं तो फिर हम देखेंगे कि ये टैक्स लाइबिलिटी से क्या मुराद है, ये कौन सी टैक्स लाइबिलिटी है। क्या ये टैक्स लाइबिलिटी पहले वाली है, क्या ये जो है वो फुल टाइम टीचर अलाउंस के बाद वाली है, क्या ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद वाली है, क्या ये डोनेशन के बाद वाली है, क्या ये सेपरेट ब्लॉक इसमें ऐड होगी, एफटीआर ऐड होगी, नहीं। ये टैक्स लाइबिलिटी तो चल रही होती हैं। तो क्या टैक्स पेएबल है। तो ये तीन चीजें अगर हमें पता चल जाएं तो ये हमारा सेक्शन 113 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा काफी हद तक। फिर ये चीज बचेगी, अगर किसी के ने ज्यादा टैक्स दिया हुआ है
वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका क्या होगा, राइट। ये चार चीजें, ये आपको इसका पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन शैल अप्लाई इवन इफ द इनकम ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट। अब ये भी सवाल था भी, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है ही एग्जेम्प्ट, उसने टैक्स देना ही नहीं है, लॉ कहता है नहीं, ये तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। बेशक आप एग्जेम्प्ट हैं तो आपको फिर भी इतनी अमाउंट तो देनी ही पड़ेगी। फ्रॉम इनकम और नो टैक्स इज अदरवाइज पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, लॉस हो गया। अच्छा, ये इससे नीचे लॉ, अब ये रीजन बता रहा है कि इससे नीचे लोग क्यों जाते हैं, इतना कम टैक्स भी क्यों इनका लोगों का नहीं बनता। वो कहता है या तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यानी आपसे ये पूछा जाए द रीजन ऑफ मिनिमम टैक्स, आप बताएं कि मिनिमम टैक्स पे जाने की लोगों की वजह क्या है, उस मिनिमम से भी नीचे क्यों चले जाते हैं। तो आप कहेंगे नंबर वन ये हो सकता है कि उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो, इस साल उसको लॉस हो गया हो, उसके क्रेडिट्स ज्यादा हों, ये वजह हो सकती। एडवांस टैक्स नहीं वजह हो सकती, एडवांस टैक्स इज नॉट द रीजन कि जिस साल उसने एडवांस टैक्स बहुत दे दिया, नहीं, एडवांस टैक्स इज नॉट द रीजन। इससे हम पता चला कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं मिनिमम वाली, ये उससे ऊपर होती है, एडवांस टैक्स से पहले होती है, क्योंकि एडवांस टैक्स के बाद तो टैक्स पेएबल आ जाता है ना। तो ये बात क्लियर होगी। डिप्रिसिएशन आपकी ज्यादा है, ब्ला ब्ला कोई चीज हो सकती है। हर रेजिडेंट कंपनी, हर रेजिडेंट कंपनी पाकिस्तान, उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होगी। नंबर टू, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, आपको सादा मिसाल में समझा देता हूँ। आप समझे जैसे नेस्ले पाकिस्तान की नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल नेस्ले जो है, उसने पाकिस्तान में क्या बनाई हुई है, नेस्ले पाकिस्तान। तो ये उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट से परेशान नहीं होना, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, यानी उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जब ब्रांच जैसे होती है, ये मौजूद है। हमारे लिए ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म या एओपी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन और अबव, 10 करोड़ से ज्यादा उसकी सेल होनी चाहिए। अगर उसकी 10 करोड़ से 100 मिलियन जो है ना, उससे कम है, तो उसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अक्सर एग्जामिनर नीचे लिख देता है इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। अक्सर सवालों के नीचे आप लिखेंगे तो लिखा होगा कि इग्नोर, ज्यादातर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। अच्छी बात तो ये है। दूसरा, वो सवाल जिसमें टर्नओवर गिवन ही ना हो, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। यानी वो न्यूमेरिकल करते हुए जहां पर एग्जामिनर नीचे लिख दे कि आपने यहां इग्नोर करना है, या दूसरी बात वो क्या करें कि उसमें सेल ही हमें ना दे, यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ना दे, बल्कि कहाँ से शुरू करे सवाल अपना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस से। तो अगर उसकी फिगर गिवन नहीं है तो वहां पर भी हम ये काम नहीं कर सकते। इन द टैक्स ईयर 17 और इन द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, ऑब्वियसली हम सब्सिक्वेंटली काम कर रहे हैं, तो ये तीन चीजें हैं, पहले समझ आ गई। तो एक सवाल का जवाब मिल गया हमें कि कौन है, वो कौन था जिसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होनी है। रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इंडिविजुअल एओपी कंपनी किसी शक्ल में भी हो सकती है। तो रिड्यूस रेट उन्होंने कहा कि ये जो वैसे इसका रेट कितना है, 1.25%, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे ओएमसीज हैं, उनके लिए, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, बिस्किट हो गया, चीनी हो गई, चाय हो गई, जो जो करती हैं उनको, सिगरेट, राइस वगैरह, उनके ऊपर भी ये उससे कम है। ये आपको एक रेट याद होना चाहिए, 1.25%। ये एग्जाम से पहले जब पढ़ेंगे एक दफा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज भी इसमें शामिल है। अब आगे जी टर्नओवर से क्या मुराद है, कहता है टर्नओवर। अच्छा, आपसे कहा जाए दुनिया में क्या चीजें बिकती हैं, आप कहेंगे दो ही, गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल वही है। गुड्स, इस टर्नओवर में क्या चीज शामिल होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, कमीशन, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी सर्विसेज हैं, एक्सक्लूडिंग एफटीआर। इससे ये पता चल गया कि टर्नओवर में हमारी एफटीआर की इनकम कौन सी है, एफटीआर की इनकम प्रॉफिट ऑन डेट है, डिविडेंड है, एक्सपोर्ट है,
राइट। इस तरह की चीजें जो है वो जो लॉटरी है, प्राइज बॉन्ड है, वो इस टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगी। कहता जी सेल में से क्या क्या चीज आपने निकालनी है? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ट्रेड डिस्काउंट और एफटीआर। यानी आपकी लेट्स सपोज के जो सेल है वो है 1,18,000 रुपया। तो आपको कहा जाता है कि इसकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 113 सेल बताएं। आप पूछेंगे इसमें सेल्स टैक्स शामिल है? मैं कहता हूँ यस, इसमें 18% सेल्स टैक्स भी है। तो वो आप निकाल दें तो आप कहेंगे कि जो इसका टर्नओवर बनता है ना वो 1,00,000 रुपया बनता है एज पर सेक्शन 113। अंडरस्टैंड? ये चीज भी इसमें आपने शामिल कर देनी है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं भी इज्जत नहीं है, ना इनकम टैक्स में, ना सेल्स टैक्स में, ना अकाउंटिंग में। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? नेगोशिएशन को। क्या आप किसी से पूछें यार ये बताओ ये जो वाटर बॉटल है ये कितने की है, वो कहता है जी 5,000 रुपए की। आप कहते हैं यार 1,000 रुपया लेना, कहता नहीं नहीं 1,500 से कम नहीं लूंगा। तो आपकी 1,100 में बात हो जाती है। तो ये जो आपने 3,900 इससे डिस्काउंट करवा लिया है, लॉ कहता है इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वो भी इसमें शामिल है तो उसको भी निकाल देंगे। एक्साइज ड्यूटी ना डालें इसमें, एफटीआर की इनकम भी इसमें से वो निकाल दें। अगर आपसे कहते हैं ये जो 1,00,000 रुपया है ये सारे का सारा एफटीआर में है, तो सारा खत्म हो गया, फिर वो गया। उसके अलावा सर्विसेज, कमीशन, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ये भी शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये सिर्फ कंपनी के लिए है। वो लॉ कहता है कंपनी का जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे ना, रेजिडेंट कंपनी का टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, तो उसकी सेल कंपनी की, उसकी सर्विसेज जो यहां हमने पढ़ी हैं, प्लस अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर है तो उसकी भी। मैं मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा हम एक्सेल में करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अल्लाह। अच्छा, पूरे सेमेस्टर में आपने एक चीज मेरी नोट की होगी कि मैं टाइम पे पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आध दिन कहीं हो गया हो किसी मजबूरी की वजह से। हाँ जी, टाइम से पहले। हाँ, मैं ये भी कह, मेरे बॉस बल्कि ये कहते हैं मेरे शेख कि इफ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम, इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। आज मैं लेट इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे खुला टाइम था, मेरे पास अवेलेबिलिटी थी कि सिर्फ मैं ही शेर हूँ कि लास्ट मैंने ही सारा कुछ पढ़ाना है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी था। खुद जो था वो तबीयत को ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ। राइट। तो लेकिन आपसे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों से पहले। अच्छा जी, अब हमने कटना करना है टर्नओवर फॉर अ रेजिडेंट कंपनी। हम कहते हैं कि ये इसमें दो एलिमेंट होंगे, सेल, सर्विसेज, कमीशन एक्सेट्रा जो भी है, ये कंपनी की है और ये एओपी की है। ठीक है। कंपनी की सेल है 100 रुपया, सर्विसेज है इसकी 200 रुपया। एक तो इसका अपना टर्नओवर हो गया 300। सही है। और एओपी जो है जिसकी ये कंपनी मेंबर है, उसका टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 300 गुड्स है इसकी, और इसकी 100 इसकी सर्विसेज है, 400 हो गया ना। जो एओपी है इसका टर्नओवर 400 होगा या नहीं होगा अभी फैसला करते हैं। चूंकि ये कंपनी इसकी मेंबर है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो कंपनी है ना इसकी 40% मेंबर है, इसके प्रॉफिट की कितनी है? 40%। तो हम ये करेंगे कि इसका जो शेयर है 40% वो हम इस यहां लिखेंगे।
ये, तो हम करेंगे दिस इंटू 0.4, दिस इंटू 0.4। तो जो फर्म का होगा ना टर्नओवर, वो ये होगा। फर्म का टर्नओवर क्या होगा? 300 प्लस 160। अच्छा, फर्म का कितना होगा जबरदस्त, ये देखिएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 160 लेस कर देंगे, इसका 240 होगा। देखें, दोबारा सुनिएगा, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका असल टर्नओवर बनता था 400। लेकिन अब ये बात सुनिएगा, अगर कोई कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर हो, तो वो पार्टनरशिप फर्म उसका टैक्स नहीं देती। वो पार्टनरशिप फर्म उसका टैक्स नहीं देती। लॉ कहता है, देखें उसकी वजह क्या है। उसकी बेसिक वजह ये है कि एओपी के ऊपर स्लैब रेट्स हैं, ठीक है, 6 लाख तक एग्जेम्प्टी है, जबकि कंपनी का 29% फिक्स रेट लगा हुआ है। तो इसलिए लॉ कहता है भी, ये असल में हम समझेंगे ये तुम्हारी ही इनकम है, तुमने इस पे टैक्स देना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फर्म की होती है ना इनकम, जो फर्म की इनकम होती है, उसमें से कंपनी का शेयर निकाल के उसको देते हैं, तुम आइए इस पे टैक्स दो। क्या करते हैं इसका। इसी तरह जो फर्म होती है, देखें दोबारा सुनिएगा, साल का एंड हो गया, कंपनी के 3 मेंबर हैं, ठीक है, उसने सब में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी। कंपनी भी बैठी हुई है, कंपनी का एक अपना भी रूम है जिसमें उसने जाके अपना हिसाब किताब करना है। समझिएगा, ये रूम है, इसमें 3 पार्टनर बैठे हुए हैं, सबका हिसाब इधर ही होना है, लेकिन उसमें कंपनी का अपना रूम है। तो वो क्या करेंगे कि उसका बिस्तर, उसका जनाब तकिया, उसका जनाब उसका कंबल पकड़ाएंगे, जब अपने कमरे में सो जाके, बाकी लोगों को इधर दिया जाएगा, लो भी इधर आप आराम करो। तो इसी तरह एक फर्म के पास जो कंपनी की क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी इनकम उसको दे दी जाएगी, राइट। कंपनी की क्या होगी, कंपनी अपनी फर्म से इनकम ले जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उससे अपना टर्नओवर ले जाएगी, राइट। नंबर 3, उससे एडवांस टैक्स ले जाएगी। समझ आ रही? कंपनी उसे कहेगी भी मेरी चीजें मुझे दे दो। अब अगर ये टर्नओवर, ये वाला जो टर्नओवर है, इस पे मिनिमम टैक्स लगता है तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फर्म इसको अपना टर्नओवर कहेगी। दोबारा सुन लीजिएगा कि एक फर्म अपनी क्या क्या चीजें उसको दे देगी। इनकम नंबर 1, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, विद होल्डिंग टैक्स और टर्नओवर। ये तीनों चीजें फर्म अपनी इनकम में से निकाल देगी। ये बात क्लियर होगी आपको? कंपनी अपनी इसको इनकम का हिस्सा बनाएगी। कोई सवाल? देखो बिल्कुल क्लियर कट आप जी सर, मुझे इस बात की समझ आ गई। ओके, ये मैंने टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। अच्छा जी, अब ये सवाल आ गया कि साहब ये जो मिनिमम टैक्स है, अगर ये नॉर्मल से ज्यादा हुआ, मेरा नॉर्मल से ज्यादा है, मैं इसको पे कर रहा हूं, तो होगा क्या। लॉ कहता है कि अगले 3 सालों तक ये तुम्हारी टैक्स में से एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल इसकी लेते हैं। मिसाल क्या है इसकी, ये वाली एग्जांपल आपकी किताब में गिवन है। पहले साल में आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनती थी 10,000 रुपया, जबकि आपके टर्नओवर का 1.2%। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो आपका टर्नओवर कितना होगा, अगर ये 60,000 है, मैं कहूं कि अगर 60,000 1.25% है, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड 1.25, तो फिर 48 लाख रुपया इसका क्या होगा, टर्नओवर होगा। आपको एग्जाम में 48 लाख रुपया भी गिवन हो सकता है, राइट। तो आप उसकी क्या करेंगे, इंटू 1.25% लेंगे, तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद ही एग्जामिनर ने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई उसका 1.25% कितना है, 60,000। अब देखिएगा, आप टैक्स कितना कह रहे हैं देना, असल आपकी जिम्मेदारी ये थी इस मुल्क को इस्तेमाल करने की
डिपार्टमेंट कहता है भाई 60 से कम नहीं देना, तो ज्यादा कितना दिया आपने? 50,000। तो ये आपका, आप एक्चुअली देंगे ये वाला टैक्स। अब हम कहेंगे कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, यानी आपसे पूछा जाए टैक्स लाइबिलिटी आपको 60,000, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? हाँ जी, 50,000। सही हो गया। इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल, यानी इसमें अगर हम टैक्स ईयर लेंगे तो 2, 3 और 4, 2004 तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है। चले, अगले साल आ गया जी आपकी 90,000। मिनिमम टैक्स था आपका 63,000, लेकिन आप डिपार्टमेंट को कहते हैं कि साहब 90,000 तो ये वाला है, तो पिछले साल का भी तो 50 आपने मेरे से लिया हुआ है ना, तो मैंने आपको 40 देना है। कितना देना है? वो कहता है 40, लेकिन मिनिमम तो तुम्हारा 63 है, तो आप कितना दोगे? 63,000। तो 23,000 रुपया मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया भाई। 63 दिया, देना 40 था, तो 23,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड हो गया। कितने सालों के लिए? ये 3, 4, 5। अगले साल आ गया 1,20,000। आपने कहा साहब मेरा 23 के आपके पास पड़ा हुआ है, कितना बन गया? 97,000। मिनिमम कितना है? तो कहता जी आप 97,000 दे दें, खत्म हो गया। सही है कि नहीं? समझ आई? अगर मल्टीपल ईयर चल रहे हों तो फिर फाइफो पे चलते हैं, जब एडजस्ट करना हो तो फिर किस पे चलते हैं? फाइफो पे चलते हैं। बात समझ आ गई? चलें, इसको जरा पहले हम कंक्लूड करें। मिनिमम टैक्स को, मिनिमम टैक्स को आपने मुझे बताना है इसका। नंबर वन आप ये बताएं कि मिनिमम टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, वो इंडिविजुअल और एओपी जिसका टर्न 100 मिलियन है उससे ज्यादा, शाबाश, ये एप्लीकेबल। मिनिमम टैक्स का रेट क्या है? ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर से क्या मुराद है? सेल्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज मीन कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। सेल में क्या क्या चीजें माइनस करनी है? सेल्स टैक्स, साइड ड्यूटी, ट्रेड डिस्काउंट, एफटीआर के, ये इसमें से माइनस करनी है। राइट। कंपनी का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, गलत। पहले आपने कहना है सेल्स एंड सर्विसेज। वो जो पहली दो बातें पढ़ी है ना, ये इंडिविजुअल एओपी कंपनी सबके लिए है। ये थर्ड पॉइंट उस वक्त आप पढ़ेंगे इफ द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ एन एओपी, तो फिर इस कंपनी का अपना टर्नओवर प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द एओपी, ये होगा। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर एओपी का टर्नओवर देखना होगा तो हम कहेंगे टर्नओवर ऑफ द एओपी माइनस शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का देखना होगा तो ऐड कर देंगे, एओपी का देखना होगा तो उसमें से लेस कर देंगे। ये उसी सूरत में होगा अगर कोई कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर होती है। ये जो मिनिमम है ये किस पर होगा? अभी अगला सवाल सुनिएगा, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कहां पर अप्लाई होना है आपने। ये देखिएगा जी, आपके सामने मैंने इनकम टैक्स का तवीज शेयर किया हुआ है, दिस वन। ठीक है, पहला हिस्सा था इसका प्रोफाइल का, नंबर 2 इनकम, और ये टैक्स। अब यहां आते हैं कि ये 1.3 जो है ये लगना कहां पर है, ये देखिएगा। देखें, लॉ ने सेपरेट ब्लॉक को इसमें ऐड नहीं किया हुआ। देखें, पहला हिस्सा था हमारा टैक्स का, फिर फुल टाइम टीचर और फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इन दोनों को स्टेप देना होता है। इसमें से ये डोनेशन वगैरह ये भी कैलकुलेट कर लें, ये माइनस कर लें, हम यहां तक आ गए। राइट। अच्छा, इसके बाद हमने करना होता है ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लोग कहते हैं एफटीआर भी निकाल दें, सेपरेट ब्लॉक भी निकाल दें, उसके ऊपर ये नहीं लगता।
नॉर्मली मेरा बेटा देखें, जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये जो 1.25 लगता ही बिजनेस के ऊपर है। किस पे लगता है? अब इसमें देखें, गोल्डन हैंडशेक बिजनेस का हिस्सा है? नहीं। इमूव प्रॉपर्टी नहीं, सिक्योरिटीज नहीं, डिविडेंड नहीं, ये एफटीआर में है, बोनस शेयर नहीं, प्राइस बॉन्ड, प्रॉफिट ऑन डेट। तो इसका मतलब है कि इसको असूलन इस लाइबिलिटी के साथ करेंगे और 1.25% ऑफ दी जो हायर अमाउंट होगी आप अपने एग्जाम में बाहर लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि बिजनेस हो, इस सवाल में बिजनेस का हिस्सा मौजूद हो और उस बिजनेस में उसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव ऑफ एफटीआर की इनकम, वो चीजें माइनस करने के बाद वो होगा, तब आप अप्लाई करेंगे और एग्जामिनर भी खामोश हो। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर इसके आने के 80% चांस ये है कि ये एग्जाम के अंदर जो है हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 20% चांस है कि ये अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे सवालात मौजूद हैं जिसके अंदर उसने एप्लीकेशन की हुई है। राइट। तो ये था हमारा इसका पहला हिस्सा के टर्नओवर टैक्स का। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो मुझे आप बता दें। सही है? क्लियर हो गया? चलो, तो ये था जी हमारा आज का भी पहला हिस्सा।